नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे आपकी DU NCVAB सेमेस्टर थर्ड सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस माइनर की जो 11 यूनिट है आपकी सिलेबस में, उसमें से 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमने पहले जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की थी, उसके बाद जो 9th यूनिट थी बसवना पे, वो हमने कंप्लीट की थी। आज जो सेकंड यूनिट है आपकी, जो कि आपके मनुस्मृति पे बेस्ड है, उसको आज हम कवर अप करेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो काफी नजदीक है। तो इसलिए हर एक यूनिट से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको जल्दी से कवर करवा दूं, ताकि आप जो रिवीजन है वो आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें आज हम फोकस करने वाले हैं मनुस्मृति को। तो इसमें हमें पता है कि जो मनु को जो जाना जाता है, वो ब्रह्मा के जो पहले बेटे थे, जो लॉ गिवर थे मनु, उसका उन्होंने जो अपनी एक टेक्स्ट एक बुक दी, जो बुक लिखी, उसको कहा जाता था मनुस्मृति। ठीक है, और जो स्मृति और श्रुति जो वर्ड है, ये अलग अलग जो वर्ड हैं। स्मृति वर्ड का मतलब क्या है कि एक रिटन टेक्स्ट जिसका ऑथर हमें पता है कि किसने लिखी है। ठीक है, और वो डायरेक्टली आपका क्या है, जो श्रुति है उससे अलग है। श्रुति में क्या है, सुनकर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है आपका वेद। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ ये है कि आपको डायरेक्टली उनके ऑथर नहीं पता है। ठीक है, लेकिन यहां पे स्मृति जो वर्ड है, जो टेक्स्ट होता है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हमें उस ऑथर का पता होता है कि ये जो टेक्स्ट, ये बुक है, किसने लिखी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्ड आपको श्रुति और स्मृति वर्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आज हम फोकस करेंगे मनुस्मृति की जो टेक्स्ट है वो किसने लिखा है, मनु ने लिखा है, और उसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने कवर किए हैं। जिसमें सबसे पहला आता है आपका डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन, कि जो राज्य और जो आपका राजा है, वो उनका क्रिएशन कहां से होता है। तो डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो आपका राजा है और जो राज्य है, स्टेट है, ये क्रिएशन है किसकी, भगवान की, गॉड की क्रिएशन है। इसीलिए इसको डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन माना जाता है। और इसी में बताया गया है कि जो राजा कि मनु कहते हैं कि जो राजा का जो क्रिएशन है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, क्योंकि मनुस्मृति मैंने बताया कि मनु के द्वारा लिखी गई है, और मनु है फर्स्ट लॉ गिवर, जिसने पहला जो कानून दिया, ब्रह्मा का पहला बेटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि राजा किसकी क्रिएशन है, भगवान की। और राजा में कौन कौन से 8 जो भगवान है उनके गुण है। तो उसमें से आपका इंद्र हो गया, वायु हो गया, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, मून और कुबेर, इन सभी राजाओं, इन सभी देवताओं के राजा में गुण होते हैं, क्योंकि राजा का जो क्रिएशन है वो कौन करता है, वो भगवान करता है। ठीक है, ऐसे ही यदि राजा की एब्सेंस में क्या होगा, यदि राजा सोसाइटी में ना होगा, तो वहां पे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, वहां पे अराजकता फैल जाएगी। मनुस्मृति में उन्होंने बताया कि यदि जो राज्य है वहां पे यदि राजा नहीं होता है, क्योंकि बार बार मैं यही बता रहा हूं कि आपको जो सिर्फ आपको मनुस्मृति में इतना ध्यान रखना है कि राजा और राज्य दोनों ही किसकी क्रिएशन है, भगवान की क्रिएशन है। और यदि राज्य में यदि राजा नहीं होता है, तो वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, अराजकता फैल जाती है। ठीक है, इसीलिए इस अराजकता को खत्म करने के लिए भगवान ने क्या बनाया, आपका राजा बनाया। ठीक है, और राजा ही क्या होगा, आपका प्रोटेक्टर होगा। ठीक है, और राजा ही आपका क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, राजा ही क्या है, अल्टीमेट अथॉरिटी होगा, जो कि आपको जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करेगा, आपको सिक्योरिटी, रक्षा प्रोवाइड करेगा, और वेलफेयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स का मतलब यहां पे यही है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, वो जो राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो वेलफेयर के काम करेगा, वो आपका राजा ही करेगा। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है मनुस्मृति में, कि 5 फॉर्म्स ऑफ किंग, कि एक बेसिकली जो राजा किस हिसाब से किस किस टाइप के राजा हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो राजा हो सकता है वो होता है अग्नि। अग्नि जो है वो आपके एंगर को शो करता है। ठीक है, कि यदि एक राजा ऐसा होता है कि यदि उसको अथॉरिटी मेंटेन करनी होती है, तो वो अग्नि के जैसे जो आपकी एंगर है उसको भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। दूसरा आता है आपका इंद्र। इसमें क्या है कि ये मिलिट्री पावर को शो करता है। फिर आपका आता है सोम। इसमें क्या है, पोलाइटनेस को शो करता है। ठीक है, कि राजा में एक ऐसा भी गुण हो सकता है कि जो पोलाइटनेस का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यम, जो कि क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, बेसिकली कानून व्यवस्था पे फॉलो करता है। और जो 5th फॉर्म आती है वो आती है कुबेर। और कुबेर से आप समझ सकते हैं कि जो क्या है, आपका जो वेल्थ है उस पे फोकस करता है, टू प्रोवाइड हेल्प फॉर नीडी एंड मैनेज रिसोर्सेज, कि जो राज्य में जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है, और जिनको जो धन की जरूरत है उनको वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अब इसके बाद मनुस्मृति में बताया गया है कि हम राजा की रिस्पेक्ट, क्योंकि साम्राज्य में जो लोग रहते हैं वो राजा की रिस्पेक्ट क्यों करें। बेसिकली जैसे ही मैंने आपको बताया था कि राजा क्रिएशन किसकी है, भगवान की। तो यदि राजा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं,
आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं भगवान की, इसलिए कि जो चीज भगवान की बनाई हुई है, मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि जो राजा है वो क्रिएशन किसका है, भगवान का है। इसीलिए आपको क्या है, राजा का जो रिस्पेक्ट है, राजा की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। और यदि आप राजा की इंसल्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली देखा जाएगा कि आप भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल ऑर्डर की बात की गई है मनुस्मृति में। तो मनु बताते हैं कि जो भगवान है ना, वो ही, जैसे हमने पहले भी देखा था कि राज्य और राजा दोनों ही आपके किसने बनाए, भगवान ने बनाए हैं। अब राजा क्या है, राजा कानून व्यवस्था बनाता है, कानून बनाता है, पीनल सिस्टम बनाता है आपका। तो अब इस चीज को फॉलो करना आपका क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले राजा क्रिएशन किसकी है, भगवान की। और राजा अब क्या बना रहा है, जो कानून व्यवस्था बना रहा है। तो कानून व्यवस्था को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आप राजा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और राजा को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप किसको, भगवान को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या है कि राजा को इंटरलिंक किया गया भगवान के साथ, ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके बनाए हुए जो कानून है, अराजकता वगैरह सोसाइटी में खत्म करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए उसको भगवान से इंटरलिंक किया गया कि ये जो क्रिएशन है, भगवान जो राजा जो क्रिएशन है वो भगवान की क्रिएशन है। तो आपको क्या है, बेसिकली राजा को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मनुस्मृति में बताया जाता है कि जो राजा है उसके क्या क्या रोल है वेलफेयर एक्टिविटीज में। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो बेसिक जो वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं राज्य में, जो लोगों के हित में, जो वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी जो लाइफ है, जो जीने का तरीका है, उसको आसान किया जाए। इसके अलावा कुछ राजा की ड्यूटीज भी हैं, जैसे वो टैक्स इंपोज करता है आपका, ठीक है। टैक्स का तो मतलब यही है कि भाई जो यदि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है जी, हम आज भी देखते हैं, तो उसमें यही है कि जो ज्यादा कमाते हैं उनसे थोड़ा बहुत पैसा लेके जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उन पे क्या किया जाए, वो खर्च किया जाए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोट्स बनाने होते हैं, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद या तो रीड आउट करो या उसके नोट्स बना लो, ठीक है। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आपका मनुस्मृति में आता है वो आता है सप्तांग थ्योरी। सप्तांग जो वर्ड है इसका मतलब है 7 अंग, ठीक है। अब राज्य के इसमें मनुस्मृति में बताया गया है कि सप्तांग थ्योरी में बेसिकली आपका क्या है कि जो 7 अंग है राज्य के, वो कौन कौन से। सबसे पहला आपका आता है किंग, राजा, ठीक है। राजा का क्या है कि ये क्या है, फाउंडेशन है स्टेट की, और ये क्या है, सेंट्रल फिगर है स्टेट की। और बेसिकली राजा की वजह से ही, राजा ही रिस्पॉन्सिबल है किससे, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, कि राजा से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि राजा और आपका जो राज्य है वो किसकी क्रिएशन है, भगवान की है। दूसरा आपका आता है अमात्य, जिनको मिनिस्टर बोला जाता है। अब ये मिनिस्टर क्यों, क्योंकि सभी काम राजा अकेला नहीं कर सकता, राजा को असिस्ट करेंगे, राजा को बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग कैसे कैसे काम करना है। तो ये मिनिस्टर आप असिस्ट करते, इनको राजा को असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि राजा यहाँ यहाँ ये काम करना है, ठीक है। जैसे आज के टाइम भी हम देखते हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनके अलावा जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज उनके अंडर आती हैं, तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, आपका वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि जो मिनिस्टर हैं वो राजा को असिस्ट कर रहे हैं। दूसरा आपका आता है कैपिटल, पुर, जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और कैपिटल किस लिए होती है, ताकि एक तो क्या है कि जो कैपिटल जो होती है उसको फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली एक स्ट्रेंथ शो करती है, और ये क्या होता है, स्टेट बिल्डिंग का काम करती है। और इसमें क्या है कि यदि किसी भी राज्य की जो कैपिटल है, ठीक है, यदि उस पे यदि अटैक होता है, उसको कब्जा लिया जाता है, तो बेसिकली यही माना जाता है कि पूरे राज्य को कब्जा लिया। तो इसलिए जो कैपिटल होती है वो सबसे मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका जो फोर्थ आता है वो आता है टेरिटरी, जिसमें आता है जनपद। जनपद में बेसिकली क्या है कि जो आपकी जमीन है, ठीक है, कि जिसमें जितने राज्य की आपकी जो बाउंड्री है उसमें जितनी आपकी जमीन है और जो लोग वहां पे रहते हैं, तो वो आपका किस में आएगा, जनपद में आएगा, ठीक है। इसमें आपके जो जमीन भी आ गई और लोग भी आ गए, दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ जो आता है वो आता है कोस, इंग्लिश में जिसको ट्रेजरी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रेजरी का मतलब क्या होता है कि सही से प्रशासन चले। भाई धन का मतलब राज्य में, यदि राज्य के पास पैसा होगा तो सही से जो उनके लिए, राज्य के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान के चलो, जो राजा के लिए काम कर रहे हैं उनको सैलरी टाइम से मिलेगी। जो सेना है उसके जो नए नए इक्विपमेंट है वो खरीदे जा सकते हैं, हथियार खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। लोगों की वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम किया जा सकता है, पॉलिसीज पे काम किया जा सकता है, ठीक है। अब जो सिक्स्थ है आपका वो आता है आर्मी, जो कि इसका मतलब है दंड, ठीक है। इसमें बेसिकली यही है कि जितनी पावरफुल आपकी आर्मी होगी उतना ही आपका क्या होगा, पावरफुल आपका राज्य होगा, ठीक है। इसलिए यदि जितनी बड़ी आर्मी होगी उतना ही अच्छा आपका क्या चाहिए, कोस्ट चाहिए, क्योंकि उतना ही पैसा आपका क्या होगा, खर्च होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लास्ट जो आपका 7th जो पार्ट है, 7वां जो राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें से आपका जो लास्ट पार्ट है राज्य का अंग है वो है मित्र। इसमें क्या है कि जितने अच्छे
आपके दोस्त जितने मजबूत आपके दोस्त होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, अलायंसेस अच्छी होंगी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आप बना सकते हो। और जब आपका दुश्मन आप पे अटैक करता है तो उन पे आप क्या है, अलायंस बना के अपने दोस्तों की मदद लेके उस दुश्मन को आप क्या कर सकते हो, हरा सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो राजा की जो कुछ ड्यूटीज हैं, मनुस्मृति में बताया गया है कि राजा की कुछ ड्यूटीज हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि राजा को क्या है, राजा को सही तरीके से लीडरशिप करना आना चाहिए, ठीक है। उसमें विजडम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसमें रिलीजियस इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो प्रशासन है जिसमें वो बताए कि सबको एक डिवीजन करे प्रॉपर टास्क की, किसकी क्या टास्क है, किसको क्या टास्क रोल प्ले करना चाहिए, ये सब राजा बताएगा। और कानून व्यवस्था को बनाए रखे, जो कानून नए नए जो कानून बनते हैं उस पर वो काम करे। रिलीजियस लीडरशिप, ठीक है, धर्म का पालन करे, ठीक है। टैक्स और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाए। और मिलिट्री लीडरशिप, कि मिलिट्री का जो सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडरी वही होता है, तो जो मिलिट्री की लीडरशिप है वो एक सही मजबूत तरीके से करे। तो ये सब उनके क्या बताए गए हैं, आपके जो बेसिकली जो राजा के जो ड्यूटीज हैं वो आपकी बताई गई हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका जो जस्टिस सिस्टम है, न्याय का कॉन्सेप्ट है, तो वो आपका मनुस्मृति में बताया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है पनिशमेंट, दंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एक तो आता है धर्मशास्त्र, एक आता है दंड शास्त्र। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? धर्मशास्त्र का मतलब तो इतना है कि धर्म के हिसाब से चीजें चले, और दंड शास्त्र का मतलब इतना है कि जो आपके कानून व्यवस्था है, कानून जैसा बोलेगा उस हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है। तो इसमें न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले आपका बताया गया है कि न्याय को क्या बोला जाता है, दंड, ठीक है। इसमें न्याय का मतलब कि रूल रेगुलेशन, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसमें कानून व्यवस्था पे ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। जस्टिस सिस्टम पे पनिशमेंट, यदि कोई गलत काम करता है तो उसको किस हिसाब से पनिश किया जाएगा, इसमें बताया गया है मनुस्मृति में। कि जस्टिस सिस्टम क्या है, एक तरीके से हायरार्कियल वे में बनाया गया है कि राजा टॉप पे है, बाकी सब नीचे हैं। राजा ने यदि कोई कानून बना दिया तो सभी लोग उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। उसके बाद इसमें बताया गया है कि यदि डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है, जस्टिस सिस्टम में, तो वो किस हिसाब से सोल्व किए जाएंगे और राजा किस हिसाब से उनको सोल्व करेगा। इसके अलावा मान के चलो कि कहीं डिस्प्यूट आ गया, अब उसको रिजोल्व करना है, तो अब क्या है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो जजेस आपके अपॉइंट किए जाएंगे। तो जजेस यदि अपॉइंट करने हैं आपके, तो जजेस किस हिसाब से अपॉइंट हो कि वो एक क्वालिफाइड हो, ऐसे नहीं है कि अनपढ़ जज बैठा दिए, वो एक क्वालिफाइड हो, जिनका दिमाग थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा नॉलेजेबल हो, ठीक है। और वो थोड़ा सा मतलब एक हिसाब से विजडम हो उनमें, कि सही से वो न्याय कर पाए। अब इसके बाद जैसे ही मान लो कि भाई कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि उस डिस्प्यूट में मान लो कोर्ट में चले गए, उसके बाद एविडेंस मांगे जाते हैं कि भाई कौन कौन से एविडेंस आप रखना चाहते हैं जिससे आप ये प्रूव कर पाए कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है वो तो रिटन एविडेंस आता है, लिखित में दे दिया, ठीक है। दूसरा आता है आपका डिवाइस एविडेंस, कि कुछ ऐसी चीजें कि जैसे मान लो कहीं कत्ल हुआ है, वहां पे आपका चाकू वगैरह मिल गया, ठीक है, तो वो क्या है, डिवाइस एविडेंस हो जाता है। विटनेस आपका ये है कि किसने वो देखा है, आई विटनेस नहीं होता कि भाई कोई क्राइम हो रहा है उसमें कौन उसको देख रहा है, तो वो आपका विटनेस में आ जाता है, आई विटनेस बेसिकली उसमें बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग क्या है कि एविडेंस किस हिसाब से, किस टाइप के आपके यदि डिस्प्यूट हो जाता है तो वो पेश किए जा सकते हैं। अब यदि मान के चलो कि अब जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें गलती पकड़ी गई है, तो पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? या तो जिसने गलती की है उसकी क्या है, पैसे ले लिए जाएंगे, वेल्थ आपका जो एसेट है वो, या उसको फिजिकली पेन दिया जाएगा, ठीक है, कोड़े वगैरह बरसा दिए जाएंगे, या फिर डेथ पेनल्टी, या उसको मार दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। अब पनिशमेंट किस तरीके से दी जाएगी, वो दो टाइप की है। प्रकाश दंड, प्रकाश दंड का मतलब क्या है कि सभी के सामने उसको दंड दी जाएगी, ठीक है। काफी बार आप न्यूज में देखते होंगे पहले के टाइम पे कि चौराहे पे बांध के उस पे पत्थर मारे जाते थे, तो वो एक एग्जांपल था आपका प्रकाश दंड, ठीक है। अप्रकाश दंड मतलब कि सभी के सामने दंड ना देके उसको अकेले में, ठीक है, दंड दी जाती है, कि सबके सामने सामूहिक जो आपका समाज है उसके सामने दंड ना देके उसको एक अप्रकाश, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एग्जांपल काला काला पानी की सजा, हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो अप्रकाश दंड आपका कुछ ऐसा ही था कि काला पानी की सजा, ठीक है। तो ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो क्या है कि मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं, इसके अलावा इसलिए ये आपके जो हर एक पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है वो हिंदी में दिया गया है, ताकि आप क्या है कि इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना लें, रीड आउट कर लें, ठीक है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है मनुस्मृति में वो आता है कि कास्ट सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम कहां से निकल के आया। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि वैदिक पीरियड के टाइम पे जो आपकी कास्ट थी वो आपकी कर्म पे आधारित थी, ठीक है। जो कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कास्ट सिस्टम आपका बर्थ पे आधारित है, जन्म पे आधारित है, लेकिन नहीं, वैदिक पीरियड में यह बताया जाता है कि जो आपका जो वर्ना सिस्टम था, जो कास्ट का सिस्टम था, वो कर्म बेस था, ठीक है, बर्थ बेस नहीं था। तो इसीलिए कि जैसे आपके कर्म होंगे वह उसी में आप क्या होगे, उसी वर्ण में आप क्या है चले जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ब्राह्मण के कुल में जन्मा बच्चा चाहिए उसके कर्म कितने ही घटिया हो,
वो ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक पीरियड में अकॉर्डिंग ये था कि जैसे आपके गुण होंगे, यदि आप नॉलेज रखते हो, ठीक है, उससे डिपेंड नहीं करता कि आप किस कास्ट से आते हैं किससे नहीं, यदि आप नॉलेज रखते हो तो आप ब्राह्मण कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्म बेस्ड था वो सिस्टम। इसीलिए जो ऋग्वेद है, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, उसमें से एक ऋग्वेद है, उसी में पुरुष सूक्ता जो छंद है, इसमें क्या बताया गया है कि 4 वर्ण है, और वो कहां से निकल के आते हैं? ब्रह्मा जी के शरीर से निकल के आते हैं, जिसमें से उनके जो मुख है उससे आपके कौन निकल के आते हैं? जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसके जो क्षत्रिय हैं वो उनके कहां से आते हैं? उनकी आर्म से आते हैं, बाजुओं से, ठीक है। जो वैश्य है वो उनके कहां से आते हैं? वो उनकी लेग से आते हैं। और जो आपके शूद्र हैं वो उनके कहां से आते हैं? पैरों से आते हैं। अब इस चीज को इस हिसाब से गलत इंटरप्रेट किया गया कि जो शूद्र है उसको तो क्या बताया जा रहा है कि वो तो पैर से निकल के आता है। अच्छा, आपसे यदि कोई पूछे कि भगवान के पैर सर की पूजा होती है कि पैरों की पूजा होती है, आप पैर छूते हो या भगवान का सीधा ही सर छू लेते हो, ठीक है। तो लेकिन जो वैदिक पीरियड था वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सही था कि वहां पे क्या था? कर्म बेस्ड था सब कुछ, ठीक है। कि जैसे आपके कर्म होंगे उसी वर्ण में आप चले जाओगे, बशर्ते आपने किसी भी वर्ण में जन्म लिया है, आपके कर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, जैसे जैसे वैदिक पीरियड के बाद की चीजें आती है, वहां पे इन चीजों को इतना तरोड़ मरोड़ दिया जाता है कि कास्ट सिस्टम को क्या कर दिया जाता है? बर्थ बेस बना दिया जाता है। यहां पे सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। कि ब्राह्मण के जो यदि कुल में कोई जन्मा है और उसके कितने ही घटिया कर्म है तो उसको ब्राह्मण ही कंसिडर किया जाएगा, और यदि शूद्र के कास्ट में वर्ण में कोई जन्मा है और उसके कितने अच्छे कर्म हो तो उसको शूद्र ही कंसिडर किया जाएगा। यहां से वो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बर्थ का जो कॉन्सेप्ट ले आते हैं। मनुस्मृति में किसके बारे में बात की गई है? क्योंकि मनुस्मृति जो बताई जाती है वो आपके इसी पीरियड की बात की जाती है, पोस्ट वैदिक पीरियड की, जिसमें आपका क्या है कि कास्ट सिस्टम को इतना सिस्टमाइज बताया जाता है कि उसमें आपका क्या है, सारा का सारा जो सिस्टम है उसमें जो बर्थ बेस हो जाता है कि जो ब्राह्मण है वो क्या है? हाईएस्ट कास्ट है, उसके पास क्या है? नॉलेज है, प्योरिटी है। आपका क्षत्रिय है, ये क्या है? वॉरियर है, सोसाइटी की रक्षा के लिए। वैश्य क्या है? ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर है। और शूद्र क्या है? जो इसके अलावा जो 3 वर्ण के अलावा जो भी काम बच गए आपके, वो शूद्र को असाइन किए जाएंगे। ये सब चीजें बेसिकली आपके मनुस्मृति में बताएगी। और बेसिकली इसमें क्या था कि सारा ही कॉन्सेप्ट आपका बर्थ पे हो गया। इसीलिए काफी बार हम देखते हैं कि मनुस्मृति को काफी बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आश्रम जो आश्रम सिस्टम है उसमें कितनी स्टेज आपकी स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी स्टेज आती है। सबसे पहले तो आपको 4 पुरुषार्थ पता होने चाहिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आश्रम सिस्टम में सबसे पहला आता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, जो कि स्टूडेंट लाइफ होती है 0 से 25 साल तक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गृहस्था, ठीक है, कि घर गृहस्थी संभालो भाई। ये होता है आपका 25 से 50 तक, जिसमें शादी होती है, फैमिली सिस्टम होता है, सोशल कंट्रीब्यूशन आदमी करता है। उसके बाद आता है आपका वनप्रस्था। ये आपको सीक्वेंस से लिखने हैं। एज भी डिफाइन की गई है कि भाई आदमी की एज, आदमी और औरत की एज 0 से 25 होगी, 25 से 50 होगी। वनप्रस्था में कि रिटायरमेंट और स्पिरिचुअल लाइफ वो जिएगा 50 से 75 तक, ठीक है। और लास्ट में वो क्या ले लेगा? आपका संन्यास ले लेगा, ठीक है। और वो किस एज में लेगा? 75 से 50 के बीच में। ये एज भी आपको मेंशन करनी है। आश्रम जो यदि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाए, एज भी मेंशन करनी है। और इसके साथ साथ जो आश्रम है वो उसी के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आएगा, फिर गृहस्थ आएगा, फिर वनाप्रस्था और लास्ट में संन्यास। तो इसी हिसाब से आपको आश्रम सिस्टम यदि आपसे पूछा जाए तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, काफी बार मैंने आपको क्लास में भी वैसे हो गया था। लेकिन टाइप्स ऑफ मैरिजेस में क्या है आपका, ब्राह्मण मैरिज में आपका क्या आता है सबसे पहले कि इसमें बेसिकली क्या है कि लड़के के गुण देख के, अच्छा सा लड़का देख के लड़की की शादी कर दी जाती है, ठीक है, वेदों के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है आपका देव्य मैरिज। इसमें क्या है कि लड़की की शादी क्या है, किसी पुजारी से कर दी जाती है। बेसिकली इसमें इसलिए किया जाता है कि जो लड़की के माँ बाप है वो इतने कैपेबल नहीं है कि उसकी शादी कहीं सही जगह पे वो, या फिर मान के चलो एक हिसाब से कि सही रिचुअल्स ना करके वो डायरेक्टली आपके प्रीस्ट के साथ उसकी शादी कर देते। नेक्स्ट है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या है कि लड़का लड़की की तो शादी होगी, लेकिन लड़का लड़की वालों को एक गाय और एक आपका क्या है बुल, ये आपका एक जोड़ा, गाय और बैल का जोड़ा क्या है गिफ्ट करेगा। किसको? लड़की वालों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में आपका क्या होता है कि बेसिकली लड़का और लड़की की शादी की जाती है अच्छे गुण देख के, लेकिन यह भी इंश्योर किया जाता है कि वो घर गृहस्थी के काम मिलजुल के करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़की पे ही सारे काम डाल दिए जाएं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की म्यूचुअल कंसेंट होती है, एक टाइप से थोड़ा सा इंटरलिंक आप इसको कर सकते हो लव मैरिज के साथ, ठीक है। असुर विवाह। असुर विवाह में क्या है कि पैसे दे के दुल्हन खरीद के लेके आना,
ठीक है, कि दूल्हे के पास मतलब बेसिकली यही है कि पैसे से दुल्हन खरीद के लेके आना, कि पैसे दे दिए और लड़की खरीद लाए, दुल्हन खरीद लाए, ठीक है। सबसे निम्न आपका मैरिज मानी जाती है, ठीक है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में क्या है आपका कि जबरदस्ती जो आपकी जो लड़की है उसको उठा के लेके आना। राक्षस विवाह काफी बार आप देखते होंगे, पुराने जमाने के यदि सीरियल वगैरह देखते हो कि उसमें एक राजा ने दूसरे राज्य पे अटैक कर दिया और उसको हरा दिया, और जितनी भी औरतें थी, लड़कियां थी, वहां से एकदम उठा के ले आए और उनसे शादियां कर ली। तो वो एक टाइप का राक्षस विवाह होता था, जबरदस्ती उठा के लेके आना, ठीक है। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह का मतलब ये है बेसिकली कि दुल्हन के विदाउट कंसेंट, बगैर दुल्हन से पूछे हुए उससे शादी कर लेना, ठीक है। या तो मान लो एक एग्जांपल से समझे कि मान लो लड़की को नशा करवा दिया और उस नशे में उसके साथ शादी कर ली, उसकी कंसेंट ली या नहीं ली उससे मतलब नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैशाच विवाह हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपको क्या है, सारी की सारी अच्छे से मेंशन करनी है एक एक करके, यदि आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ मैरिजेस पूछी जाती हैं। तो मनुस्मृति में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो इसके आप या तो वीडियोस बार बार देख सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं एग्जाम में, ताकि टू द पॉइंट आप वहां पे लिख सके, ठीक है। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।